चलिए नमस्कार। आज करंट अफेयर्स के क्लास में इसमें आज मार्च 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 2024 में जैसा कि मैंने बताया है कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, साइंस, टेक, नेशनल, इंटरनेशनल, मिसलेनियस तक की चर्चा होती है। तो इसमें अगर मार्च में हिस्टोरिकल की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चर्चा में आया था हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस, ये 17 सितंबर को केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसकी कहानी बताएंगे, क्या कारण है, क्या हुआ था आज़ादी के बाद। और इसके बाद 12 मार्च, ये 17 सितंबर को मनाने की बात हुई है, मार्च में घोषणा हुई है। और एक 12 मार्च 2024 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम के पुनर्विकास रीडेवलपमेंट की नींव रखी गई। और इसके बाद एक मध्य प्रदेश में धार जिले में भोजशाला मंदिर का सर्वे ASI के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर। और एक है 22 मार्च 112वां बिहार दिवस। और एक है 23 मार्च। ये है 3 चीज। एक है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस। और एक है पाकिस्तान दिवस, पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस है। अब जरा समझ लीजिए। और एक 23 मार्च को भी राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस मनाया जाता है, उनका भी जन्म है। लेकिन राम मनोहर लोहिया चूँकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फांसी पर लटकाया गया था, इसीलिए वे अपना जन्म दिवस नहीं मनाते थे। तो सबसे पहले ये 3-4 टॉपिक जो मैंने हिस्टोरिकल में लिखा, ये कैसे चर्चा में रहा बिहार दिवस से लेकर के। और ये जो ऊपर वाला लिखे 17 सितंबर, ये हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो अब जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की कि 17 सितंबर को
हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। पहले ध्यान से सुन लीजिए, बारी बारी से बाद में दिखवा देंगे इसको, तो अभी थोड़ा एक आइडिया बन जाए कि क्या क्या इसमें टॉपिक में है। तो केंद्र सरकार विरासत को सम्मान देते हुए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस की मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले शहीदों को याद करना और युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना को आगे ले जाना। 15 सितंबर 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के जब देश का सरदार पटेल द्वारा जब राष्ट्रीयकरण कराया गया था 565 देशी रियासतों का, उसमें से जूनागढ़ से लेकर के बहुत सारे लोग नहीं हो पा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि आज़ादी जब हुई तो जानते हैं कि देशी रियासतों को एकीकरण करके ही किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जो रियासत थे जो एकीकृत नहीं हो पाए थे। तो जम्मू कश्मीर हो या हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल रियासत, तो बारी बारी से सब लोगों को तो एकीकरण आज़ादी के बाद पटेल के अथक प्रयास से किया गया। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर भी अपने आप हुआ, जिस तरीके से उस पर कबायली अटैक हुआ, तो एक 17 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पुलिस कार्रवाई किया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि वहाँ का नवाब जो है पोलो की सवारी, पोलो खेलते थे, घुड़सवारी जैसा होता है, और इस तरीके से उनको ऑपरेशन करके नवाब को बाध्य कर दिया गया इसमें भारतीय संघ में मिलने का। और 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद मिल गया, क्योंकि वे चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस तरीके से स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। तो एक तो 17 सितंबर 1948 की याद में 17 सितंबर को भारतीय संघ में मिलाया गया, तो इसके चलते इस 17 सितंबर को भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि इसको हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन होगा कि आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सा देशी रियासत भारत में मिला था। तो याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद सबसे पहले कश्मीर मिला था। 26 अक्टूबर 1947 जब कश्मीर पर अटैक किया था कबायली अटैक के माध्यम से पाकिस्तान ने, कबायली भेष में वहाँ के सैनिक आए थे, और किस तरीके से जब हरि सिंह ने त्राहिमाम संदेश भारत को भेजा, तो भारत ने पहले शर्त रखा कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए तब भारतीय सेना जाएगी। जब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो भारतीय सेना गई। उसके बाद दूसरा है जूनागढ़। 1947 नवंबर में भारत में वहाँ का नवाब भाग गया पाकिस्तान, जन विद्रोह हुआ। और तीसरा मिला 17 सितंबर 1948 और चौथे बार मिला भोपाल 1 जून 1948 को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक साइड में भी क्वेश्चन हो सकता है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन मिला, क्रम से ये सब सजाने के लिए बात है। इसके बाद अहमदाबाद में 1200 करोड़ लागत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के साबरमती आश्रम के रीडेवलपमेंट के लिए एक नींव रखी। वर्तमान में 5 एकड़ है साबरमती आश्रम, उसको 55 एकड़ में बनाया जाएगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर नाटाल में फिनिश आश्रम बनाए थे, और जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम बनाए थे। लेकिन भारत लौटने के बाद 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे तो उन्होंने 1915 में अपना पहला आश्रम कहाँ बनाया, एक क्वेश्चन हो सकता है। तो उसमें विकल्प रहेगा साबरमती आश्रम, कुशवर आश्रम, बिहार के 1-2 आश्रम का जिक्र रहेगा, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 1915 में गांधी जी अहमदाबाद में ही पहला आश्रम कोचरव आश्रम बनाए थे, कोचरव आश्रम। और 1917 में साबरमती में
साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर साबरमती आश्रम बनाए और देश के कई आंदोलन का अब वहाँ से संचालन किए। तब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहला आश्रम कौन सा, क्योंकि चंपारण में भी आए थे। तो याद रखिएगा कि बिहार के पूर्वी चंपारण जो वर्तमान मोतिहारी है, गांधी जी का पहला आश्रम बना था। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में गांधी का पहला आश्रम बड़हरवा लखनसेन में बना। बड़हरवा लखनसेन में बना 13 नवंबर 1917 को, जबकि बेतिया के पास यानी पश्चिमी चंपारण में 16 नवंबर 1917 को नवंबर 1917 को बड़हरवा में बना और 16 नवंबर 1917 को बेतिया के पास भितिहारवा आश्रम के निर्माण कराया था। अब गांधी जी का साबरमती आश्रम का इतिहास रहा है कि गांधी जी जब 1915 से 17 से लेकर के 1930 तक उस आश्रम में रहे थे और जितना आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह वहीं से आए, खेड़ा मजदूर आंदोलन, असहयोग से लेकर के खिलाफत, और अंत में उन्होंने 12 मार्च 1930 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहीं से साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च किया और दांडी में ही उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक बना करके नमक आंदोलन की शुरुआत की। तो साबरमती आश्रम से जब गांधी निकले थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाएगा तब तक हम साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। वही हुआ जब 1930 में साबरमती आश्रम को छोड़े थे तो उसके बाद वे वहाँ नहीं जा पाए, आज़ादी के बाद भी, क्योंकि जब 1947 में आज़ादी मिली तो गांधी अभी सोचिए रहे थे कि हम किसी दिन साबरमती आश्रम जाएंगे, लेकिन तब तक 1948 में गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। इसीलिए साबरमती आश्रम में 1930 के बाद वे नहीं जा पाए थे। तो इस तरीके से अब 12 मार्च को ही नरेंद्र मोदी ने क्यों तय किया कि अहमदाबाद साबरमती आश्रम में पुनर्विकास की नींव, क्योंकि 12 मार्च को ही एक ऐतिहासिक दिन है कि वहीं से नमक आंदोलन के लिए यात्रा की शुरुआत गांधी ने किया था। शवने अवज्ञा दांडी से हुआ था। तो ये है इतिहास, समझ गया बात। तीसरा चीज़ है भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई वहाँ सर्वे कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम पक्ष वहाँ मानता है कि यह कमाल मौलाना मस्जिद है, जबकि हिंदू पक्ष कहना है कि यहाँ वाग देवी सरस्वती का मंदिर और एक स्कूल है, क्योंकि 11वीं सदी में राजा भोज ने वहाँ पर एक सरस्वती मंदिर बनाया, मध्य विद्यालय बनाया, जो आज के डेट में जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये एक भोजशाला की कहानी है। 22 मार्च जो है बिहार दिवस। अब 22 मार्च बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी आप जानते हैं कि इस बार चूँकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दिया, इसीलिए कोई राजकीय समारोह वहाँ नहीं हुआ। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस बिहार सरकार इस बरस मनाया नहीं, लेकिन इसको बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार उड़ीसा के बनाने की अधिसूचना अधूरी रह गई। तो इस तरीके से 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा अलग करने की अधिसूचना जारी हुई और यह कहा गया कि अलग बिहार उड़ीसा के प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बनेंगे। और इसीलिए बेली के नाम पर ही आज पटना में एक महत्वपूर्ण रोड का नाम आप जानते हैं, बेली रोड है। बेली रोड जो आज जवाहरलाल नेहरू पथ के नाम से जाना जाता है, जहाँ बीपीएससी ऑफिस है।
तो कभी आप इंटरव्यू में जाइएगा तो बेली रोड नाम रखिएगा तो कुछ भी देगा कि अरे बेली कौन थे। तो याद रखिएगा कि ये बिहार उड़ीसा के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो लेकिन बिहार के लिए अलग आंदोलन जो चला उसके लिए अखबारों और बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जन आंदोलन था, क्योंकि आगे चलकर बंगाल से अलग बिहार निर्माण के लिए आंदोलन चला था। सबसे पहले मुंगेर से निकलने वाले उर्दू अखबार मुर्द-ए-सुलेमान ने 1876 में अलग बिहार की बात की थी, अलग बिहार की मांग की और उसमें तेजी आई। और उसी समय इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े डॉक्टर सहितानंद सिन्हा, जो बक्सर ज़िले के, वर्तमान बक्सर पहले भोजपुर ज़िले के आरा के शाहाबाद रेंज के थे, मुरारका गांव के। वे बैरिस्टर की पढ़ाई करके बिहार लौटे थे और जब पटना लौटे तब उन्होंने चूँकि विदेश में उनसे बड़ा प्रताड़ना मिलता था। कोई पूछता था कि आप किस प्रांत के हैं तो ये सीधे कहते थे कि हम बिहार प्रांत के हैं। तो अंग्रेज और वो भी पंजाबी या दूसरे समुदाय के लोग थे, वो कहते थे कि बिहार नाम का तो कोई वहाँ प्रांत है नहीं, आप कहिए कि हम बंगाल प्रांत के हैं। तो उनको बड़ा ठेस लगती थी। जहाज़ से आ रहे थे तो उसमें भी कोई एक पंजाबी पूछा किस राज्य के हैं, तो उसने कहा कि हम बिहार के हैं। तो कहा कि बिहार नाम का तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरह ये बड़ी ठेस पहुंची। इसी तरह बंगाल में उतरे, कलकत्ता जब गए, कलकत्ता जब हावड़ा स्टेशन पर देखी खाली बिहारी कूली दिखाई दे रहे हैं, तब उनके क्षुब्ध हो गए। और पटना जैसे ही उतरे वे सीधे महेश नारायण के मकान पर गए और उन्हें अलग बिहार का आंदोलन बंगाल से करने की मांग की। और इसीलिए जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग, उसमें ये सब बिहार के नेता अलग रहे थे, तटस्थ। उनका था कि हमको अलग बिहार की मांग करते हैं। तो इस तरीके से अखबार निकाले जिसका नाम था हिंदुस्तान बिहार टाइम्स। 1894 में एक सहितानंद सिन्हा के प्रयास से बिहार टाइम्स अखबार निकला, साप्ताहिक। महेश नारायण उसके संपादक थे। बात इसका उद्देश्य था कि अलग बंगाल का गति देना। 1906 में यही बिहार टाइम्स बिहारी नाम से अखबार निकला, साप्ताहिक नाम से। इसका भी संपादक महेश नारायण ही बने। बाद में एक दैनिक बिहारी के रूप में बना इसको, तो इसका नाम पड़ गया, इसका संपादक बने महेश्वर प्रसाद, जो एक बार बीपीएससी में पूछा था। और 1917 में ये बंद हो गया क्योंकि इसका लक्ष्य पूरा हो गया और अलग बिहार का निर्माण 22 मार्च 1912 को अलग करने की घोषणा हुई। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बाद में 1 अप्रैल 1912 को विधिवत अलग हो गया और 13 अप्रैल को स्टुअर्ट बेली ने शपथ लिया था। ये है बिहार दिवस की कहानी। तो यह समझिए। अब आइए 23 मार्च 1900 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को अंग्रेज़ों ने लाहौर के फवारा चौक पर फांसी पर लटकाया था। पाकिस्तान सरकार ने फवारा चौक को 2013 में भगत सिंह चौक नाम रख दिया। इन तीनों को फांसी किसके चलते हुए थे? लाहौर षड्यंत्र केस जो 1930-29 का है, जिसमें देश जो भी देश से क्रांतिकारी थे वे किस तरीके से बम विस्फोट किया जाएगा, मारा जाएगा अंग्रेज़ों को। और दूसरा था सैंडर्स हत्या केस, जिसमें लाला लाजपत राय पर जो सैंडर्स ने मारा था, स्कॉट की लाठी से मरे थे। उस मारने तो गए थे लोग स्कॉट को, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया था। उसमें सवारी सरकारी गवाह जो है, तो क्रांतिकारियों का ही एक साथी थे फणींद्र नाथ घोष। दुर्भाग्य से वे बिहार के थे और वो सरकारी गवाह बन के सारा क्रियाकलाप बता दिए। और इस तरीके से बेतिया के रहने वाले थे फणींद्र नाथ घोष, और उन्हीं के सरकारी गवाही के आधार पर फांसी इनको मिल गई। लेकिन बाद में फणींद्र नाथ घोष को 1932 में चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला ने गोली मार करके हत्या कर दी। ये कहानी है भगत सिंह का। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित कर अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। हालांकि उसमें पाकिस्तान शब्द नहीं था। बाद में
1943 में पाकिस्तान शब्द को स्वीकार किया गया। वास्तव में पाकिस्तान फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लैंड ऑफ प्योर, अर्थात पवित्र लोगों का देश। ये 1933 में पाकिस्तान शब्द जो है, पी से पंजाब, के से कश्मीर, ए से सिंध और बलूचिस्तान से तान लेकर के बनाया गया था रहमत अली चौधरी द्वारा, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। तो इस तरीके से पाकिस्तान शब्द बना और 43 में मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया। तो इस तरीके से आप लोग को जहाँ तक अब समझते हैं, एक तरह से बैकग्राउंड हो गया। हम इसलिए आज चर्चा किए कि ताकि आपको जब मैं लिखवाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं सब लोगों को जी? हिस्टोरिकल मार्च को मैं जिस तरीके से प्रकटीकरण किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। क्या समझ में आया कि नहीं बहुत लोगों को जी? हाँ, अब लिखवा देंगे। लेट से क्लास थोड़ा आने में लेट हुआ हमको। ठीक है, चलिए तो लिखिए। पहला लिखिएगा हैदराबाद, 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस। कोई बात ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस लिखिएगा। केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने या केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले शहीदों को याद करना, शहीदों को याद करना और युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना को जगाना।
देशभक्ति की भावना को जगाना, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया। यही किसी लिए मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि आज़ादी के बाद भारत में पहला विलय, उसमें लिखा है 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को मिलाया गया भारत में। इसके बाद आज़ादी के बाद पहला विलय हुआ जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947। पहला विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर। दूसरा जूनागढ़, नवंबर 1947। तीसरा हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद 17 सितंबर 1948। और चौथा भोपाल रियासत 1 जून 1949। चौथा भोपाल 1 जून 1949। आगे लिखिए 12 मार्च 2024 को 12 मार्च 2024 को
अहमदाबाद में 1200 करोड़ रुपया के लागत से 1200 करोड़ रुपया के लागत से साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की नींव रखी गई। साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की नींव रखी गई। वर्तमान में साबरमती आश्रम 5 एकड़ में है, जिसे 55 एकड़ में बनाया जाएगा। वर्तमान में साबरमती आश्रम 5 एकड़ में है, इसे 55 एकड़ में बनाया जाएगा। ये तो चर्चा का हुआ। अब लिखना है, उल्लेखनीय है कि गांधी जी उन्नीस सौ 15 में भारत में पहला आश्रम 1915 में भारत में पहला आश्रम अहमदाबाद में कोचरव आश्रम बनाया। पंद्रह में गांधी जी ने पहला आश्रम अहमदाबाद में कोचरव आश्रम बनाया। जबकि 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पश्चिमी तट पर साबरमती आश्रम बनाया। इसी आश्रम में वे 1917 से 1930 तक रहे। और देश में कई आंदोलन को संचालित किया। अंतिम आंदोलन साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के लिए किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया, यह कहते हुए
कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा, जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। तब तक साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। और यह बात सही हुई, और यह बात सही हुई क्योंकि आज़ादी के बाद वे वहाँ जाना चाहते थे। आज़ादी के बाद वे जाना चाहते थे, तब तक उनकी हत्या हो गई। तब तक उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, अब लिखिए बिहार में चंपारण में मोतिहारी में, बिहार में चंपारण मोतिहारी में पहला आश्रम बड़हरवा लखन सेन आश्रम 13 नवंबर 17 को बनाया, जबकि बेतिया में भितरहवा भितिहरवा आश्रम 16 नवंबर को। ये दोनों जगह के बात यारी है। तो राम बाबू वहाँ पर है, बड़हरवा लखन सेन, राम बाबू कुमार मोतिहारी में। तो हाँ, सुने तो जरूर होंगे कि बड़हरवा लखन सेन है। चलिए, तो याद रखिएगा, गांधी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहला आश्रम, ही कभी भी पीएससी पूछेगा तो कितने लोग भितरहवा मारना शुरू कर देगा। ये बात समझ रहे हैं? अगर पूछेगा कि बिहार में गांधी का पहला आश्रम बड़हरवा लखन सेन, भितिहरवा आश्रम, या 2-3 नाम इसी तरह रहेगा, तो पता चला कि भितरहवा का बहुत चर्चा है, तो स्वाभाविक है कि भितरहवा का ही लोग मार देगा वहाँ पर आंसर। तो याद रखिएगा, ये दोनों को इसीलिए मैंने डेट वाइज लिख दिया आपको, एक 13 नवंबर 1917 और एक 16 नवंबर 1917। ये हो गया आपका। अब आगे बढ़िए, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा धार जिले के भोजशाला मंदिर का सर्वे कराया जा रहा है। धार जिले के भोजशाला मंदिर का सर्वे कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानते हैं। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानते हैं। कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदू पक्ष इसे देवी सरस्वती का मंदिर हिंदू पक्ष इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने यहाँ सरस्वती मंदिर और एक महाविद्यालय बनाया था। सरस्वती मंदिर और एक महाविद्यालय बनवाया था। जिसे भोजशाला नाम दिया गया। इसे भोजशाला नाम दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका भोजशाला के बारे में। बाईस मार्च बिहार दिवस, इसमें ज़्यादा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए। बिहार दिवस देखिए, 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा बिहार उड़ीसा की अधिसूचना
हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एएसआई द्वारा भोजशाला मंदिर का सर्वे किया गया। बाईस मार्च 2012 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा की अधिसूचना जारी की गई। साथ ही बिहार उड़ीसा के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम की घोषणा 22 मार्च को हुई थी। घोषणा हुई थी, इसीलिए 22 मार्च को 2010 से बिहार दिवस मनाया जाता है। समझ गए? अलग बिहार बाईस मार्च 1912 को अलग बिहार उड़ीसा 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा की अधिसूचना जारी की गई। साथ ही इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली की नाम की भी घोषणा हुई। नाम की घोषणा हुई, इसीलिए 22 मार्च को 2010 से बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अलग बिहार की मांग सबसे पहले मुंगेर का उर्दू अखबार मुर्द-ए-सुलेमान 1876 में की थी। बाद में डॉक्टर सच्चिदानंद नेतृत्व में अलग
बिहार आंदोलन शुरू हुआ। आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फादर ऑफ बिहार। तो आज इतना रहने देते हैं। एक दो टॉपिक बचा है, एक टॉपिक और बचा है, उसकी चर्चा करके 23 मार्च के बारे में और इंडियन पॉलिटी में चलेंगे हम लोग। नहीं तो अगर लिखने का हो तो लिख लीजिए 23 मार्च